कभी नेपाल एक ऐसा देश था जहां राजा को भगवान की तरह माना जाता था। फिर एक दिन पूरी राजशाही खत्म हो गई और देश में लोकतंत्र आया। लेकिन क्या लोकतंत्र से वो मिला जिसकी लोगों को उम्मीद थी? आज हालात ये है कि सोशल मीडिया बैन से लेकर सड़कों पर खून तक बह रहे हैं। आखिर नेपाल बार बार संकट में क्यों फंस जाता है? चलिए इस पूरे सच को इतिहास से लेकर आज तक समझते हैं। नेपाल सदियों तक राजाशाही वाला देश रहा। राजा त्रिभुवन, महेंद्र और वीरेंद्र जैसे राजाओं के समय में लोगों के पास कोई राजनीतिक ऑप्शन नहीं था। फिर 1990 में नेपाल में लोकतांत्रिक आंदोलन हुआ और नेपाल को संविधान मिला। लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार मिले। लेकिन असली संकट चालू हुआ 1996 से 2006 के माओवादी गृह युद्ध से। अब ये शब्द माओवादी गृह युद्ध, ये शब्द है क्या? तो सबसे पहले इसको समझते हैं। माओवादी, इसे नेपाल में जनयुद्ध भी कहा जाता है, जो 1996 से 2006 तक चला, जो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया। इसमें नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी और राजाशाही सरकार और उसके बाद लोकतांत्रिक, ये दोनों आमने सामने हुए। नेपाल सरकार और माओवादी यानी कम्युनिस्ट पार्टी। अब बात ये आती है कि माओवादी पार्टी कब और कैसे ये उत्पन्न कैसे हुई। पहले नेपाल की बड़ी आबादी गरीबी, अशिक्षा और समानता से जूझ रही। जाति प्रथा और सरकारी भ्रष्टाचार से लोग परेशान थे। उस समय ये माओवादी पार्टी का निर्माण हुआ और ये इन सब का विरोध करने लगे। इनका मानना था कि शांति से ये सारी चीजें नहीं मिल सकती, इसलिए इन्होंने हथियार उठाया और जनयुद्ध का ऐलान कर दिया। 13 फरवरी 1996 को आधिकारिक रूप से माओवादी संघर्ष शुरू हुआ। माओवादी ने नेपाल के गांव-गांव में अपनी सरकार बनाई। इन्होंने पुलिस, सेना सब पर ताबड़तोड़ हमले किए। नेपाल सरकार ने पुलिस और सेना के जरिए लोगों का दमन किया। इस संघर्ष में लगभग 17,000 लोग मारे गए, लाखों लोग विस्थापित हुए। तो टॉपिक पर वापस आते हैं। हमने यहाँ पर माओवादी के बारे में समझा। माओवादी जो 1996 से 2006 चला, उस पर 2001 पर एक नरसंहार हुआ, जिसमें राजा वीरेंद्र और उसका पूरा परिवार समाप्त हो गया। इसके बाद राजा ज्ञानेंद्र ने सत्ता संभाली। लेकिन 2006 में एक बड़ा आंदोलन हुआ, जिसे जन आंदोलन भी कहा जाता है। उसके बाद नेपाल में राजाशाही सिस्टम खत्म हुआ और लोकतंत्र आया। 2008 में नेपाल आधिकारिक रूप से गणराज्य बना। सब धीरे धीरे चलता रहा और 2015 में नेपाल को एक नया संविधान मिला। इसमें बहुदलीय लोकतंत्र और अलग अलग जातियों को इम्पोर्टेंस दी गई। अब नेपाल को लगा कि अब ये नेपाल एक नया नेपाल बनेगा। लेकिन असलियत कुछ और नहीं। राजनीतिक दल आपस में सत्ता के लिए लड़ते रहे। कभी प्रधानमंत्री बदलते, कभी गठबंधन टूटता। जनता को केवल भ्रष्टाचार, अत्याचार और बेरोजगारी का ही सामना करना और अंततः नेपाल को महंगाई ही मिली। और इसी वजह से युवाओं को राजनीति से अंदर ही अंदर नफरत पैदा होती है। बेरोजगारी इस हद तक हुई कि नेपाल के लोगों को अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में पलायन करना पड़ा। भारत में भी कई जगह पे आप लोगों ने देखा होगा नेपाली लोगों को जो पलायन करके यहाँ पर धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं। लेकिन अभी ताजा हालात नेपाल के क्या चल रहे हैं? अगस्त और सितंबर 2025 में सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लगभग 26 प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया। FB, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सारे प्लेटफॉर्म को सरकार ने बैन कर दिया। सरकार का कहना था कि ये सारे प्लेटफॉर्म नेपाल में रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन युवाओं को लगा कि सरकार उनकी आवाज दबाना चाहती है और यही से शुरू हुआ JNG प्रोटेस्ट। लाखों युवा सड़कों पर उतर आए, नारे लगने लगे, भ्रष्टाचार बंद करो, हमारी आवाज लौटाओ। लेकिन सरकार ने अपना तानाशाही किया, लाठी चार्ज किया, आंसू गैस, यहाँ तक कि गोलियां भी चली। लगभग 19 लोग मारे गए, सैकड़ों लोग घायल हुए। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे कवर किया। नेपाल की छवि पूरी हिल गई। इतना दबाव पड़ा, इतना दबाव कि वहां के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। आखिरकार सरकार को बैन हटाना पड़ा और जांच की घोषणा कर दी। लेकिन मामला बहुत आगे बढ़ चुका था, क्योंकि कईयों की मौत हो चुकी थी। और सवाल ये आता है, क्या नेपाल में ये JNG प्रोटेस्ट केवल सोशल मीडिया को बैन करना था या फिर कोई और भी कारण था? इसको थोड़ा सा समझते हैं। भ्रष्टाचार, नेपाल नेताओं और उनके परिवार ही
सारी ताकत और पैसे पर कब्जा करते हैं। बेरोजगारी, नेपाल के अपने ही युवा बेरोजगारी के कारण अन्य देश और भारत पर पलायन करते हैं। नेपोटिज्म, परिवारवाद, नेताओं के बेटा बेटियां राजनीतिक पर एंट्री पा जाते हैं और आम जनता को नौकरी तक नहीं मिलती। डिजिटल फ्रीडम, आज की पीढ़ी अपनी सारी बात सोशल मीडिया पर रखती है और उसको बैन कर देना सीधा लोकतंत्र पर हमला माना गया। राजनीतिक अस्थिरता, हर कुछ सालों में सरकार का बदलना और उनका वादा झूठा हो जाना। नेपाल अब ऐसी स्थिति में खड़ा है कि अगर सरकार सच में ऐसा कुछ नहीं करती तो युवाओं का और नेपाल की जनता का उन पर से विश्वास ही टूट जाएगा। जरूरत है पारदर्शिता और भ्रष्टाचार विरोधी पर नए कड़े कानून बनाने, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर निवेश, युवाओं को देश में ही रोजगार देने की, और सबसे बड़ी बात आवाज को दबाने की नहीं, आवाज को सुनना। नेपाल की ये कहानी सिर्फ नेपाल की नहीं, ये हर उस समाज की और हर उस देश की है जहां जनता सपने देखती है और नेता सिर्फ कुर्सी। अब सवाल यही है कि क्या नेपाल का यह आंदोलन कुछ बदल पाएगा या फिर इतिहास एक बार फिर दोहराएगा। अगर आपको नेपाल की पूरी कहानी समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर आपके देश में आपकी आवाज़ छीन ली जाए तो आप क्या करोगे।